राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संस्थाएं। आज के जो टॉपिक हैं वह लोक प्रशासन के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम टॉपिक है। इस जो द्वितीय वर्ष के जो द्वितीय पेपर है उसका प्रथम यूनिट है। इसमें लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, अहस्तक्षेपवादी राज्य में प्रशासनिक संस्थाएं, कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक संस्थाएं, ये अपने इस यूनिट के मुख्य बिंदु हैं। तो इनमें से जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। इनको पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रशासनिक संस्थाएं होती क्या हैं, कार्य क्या करती है, कैसे इनका गठन किया जाता है। जब हम प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ लेंगे तो आगे विभिन्न प्रकार के समाज में इन संस्थाओं का क्या योगदान है, इनका गठन किस प्रकार किया जाता है आदि के बारे में भी समझने में आसानी होगी। तो जैसे नाम से पता है प्रशासनिक संस्था है। प्रशासनिक यानी जो प्रशासन का कार्य करे संस्था है, यानी एक ऐसा संगठन जो जिसका एक निश्चित ढांचा होता है उसको संस्थाएं कहते हैं। तो प्रशासनिक संस्था है जो प्रशासन से संबंधित कार्य करता है वह प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती है। तो प्रशासनिक संस्था के बारे में अगर बात करें तो प्रशासनिक संस्था को जब गठन होता है ना तो किसी भी देश में प्रशासनिक संस्था को गठन करते समय उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनाओं का ध्यान रखा जाता है। प्रशासनिक संस्थाएं का मुख्य कार्य होता है कि जो सरकार के जो कार्य होते हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है और हर कार्य को करने के लिए एक संस्था का गठन कर दिया जाता है, स्थापना कर दी जाती है। उसको प्रशासनिक संस्थाएं कहते हैं। ये विशेष प्रकार के कार्य संपादित करती हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रशासन का संचालन करना एवं लोगों का कल्याण करना। ये प्रशासनिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर अपन प्रशासनिक संस्थाओं के इतिहास की बात करें तो जैसे सामाजिक संरचना से तात्पर्य है समाज, ठीक है। जिस प्रकार समाज में विकास होता गया, समाज में जटिलता आती गई, उसी तरह प्रशासनिक संस्थाओं का भी गठन होता गया। सामाजिक संरचना में समय के साथ बहुत सारी जटिलता आती गई जिससे राज्य नामक संस्था का उदय हुआ और कई प्रकार के विद्वान जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, होब्स, लोक आदि ने भी राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए। राज्य की उत्पत्ति के साथ ही प्रशासनिक विशेषीकरण का भी प्रारंभ किया गया। प्रशासनिक विशेषीकरण से तात्पर्य है कि जो प्रशासन में जो विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की संस्थाओं का स्थापना करना प्रशासनिक विशेषीकरण कहलाता है। सबसे पहले राज्य का गठन हुआ, राज्य में कार्यों का विभाजन किया गया। कार्य के विभाजन के आधार पर जो जो संस्था करती है उसको क्या विभाग कहा जाने लगा। और अगर विभाग की प्राचीन संरचना की बात करें तो कौटिल्य के समय विभाग को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विभाग को तीर्थ कहा जाता था। विभाग से तात्पर्य होता है कि जो राज्य की जो संरचना होती है, राज्य के जो कार्य होता है उन कार्यों का बंटवारा किया जाता है कार्य के विशेषीकरण के आधार पर, और जिस प्रकार जो विभाग जो कार्य करता है उस विभाग का वो नाम हो जाता है, उसे विभाग कहते हैं। तो कौटिल्य के समय विभाग को तीर्थ कहते थे। अकबर में राज्य के अलग अलग कार्य को करने के लिए 9 प्रकार के रत्न होते थे, जिसे नवरत्न कहते थे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान थे और वर्तमान में जो विभाग को हम मंत्रालय या विभाग कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इन विभागों की स्थापना क्यों की जाती है। तो विभागों की स्थापना आप समझ ही गए होंगे, कार्य का बंटवारा करके कार्य को पूरा करने के लिए की जाती है। तो विभाग का करने के लिए कार्य में सरलता हेतु स्थापित की जाती है कि कार्य को सरलता से पूर्ण किया जा सके, लक्ष्यों को मितव्ययितापूर्वक प्राप्त किया जा सके और कार्य का विशेषीकरण किया जा सके, कार्य का दोहराव से रोका जा सके। इस हेतु विभाग का गठन किया जाता है। प्रशासन में विशेषीकरण प्रशासनिक गतिविधियों को सरल बनाने के लिए, कार्य का विभाजन करने के लिए, जिम्मेदारियों का उचित वितरण करने के लिए, उद्देश्यों का बंटवारा करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, उन्हें नियमों को प्रभावी बनाने के लिए, विषय विशेष को ध्यान रखने के लिए, नागरिक कल्याण के लिए आदि कार्य के लिए विभागों का गठन किया जाता है।
और समाज में जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई, शिक्षा का विकास होता गया, सामाजिक व्यवस्थाओं में जटिलता आती गई, वैज्ञानिक विकास, औद्योगिकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो भी समाज में बदलाव होते जा रहे हैं, जो भी नई नई चुनौतियाँ आती जा रही हैं, उनको निपटने के लिए राज्य ने एक विशेष प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की थी। और इन संस्थाओं की परिपक्वता के साथ ही विभागों का गठन जरूरी होता गया। ठीक है, धीरे धीरे प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया गया। और बाद में अगर देखा जाए, बाद में इन संस्थाओं ने आगे अपना विकास क्रम को बढ़ाते हुए संस्थाओं ने विभाग का रूप ले लिया बड़े रूप में। और भारत में भी प्रशासनिक विकास की बात करें, प्रशासनिक संस्थाओं का विकास प्राचीन समय से भी होता गया। प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में अगर देखें तो प्राचीन काल में सभा समिति नाम की 2 संस्थाएं होती थी। सभा राजा को सलाह देने के कार्य करती थी, और इसमें राजा कुछ गिने चुने खास प्रकार के विशेष प्रकार के लोग ही होते थे जो राजा को सलाह देते थे तकनीकी या विशेष मामलों में। जबकि समिति होती थी, समिति भी एक प्रकार की संस्था थी। इस समिति में गांव के मतलब इनकी संख्याओं की इनके सदस्य की संख्या ज़्यादा होती थी। और इस समिति का मुख्य काम राजा को का चयन करना और राजाओं को हटाने का कार्य करती थी। और बाद में धीरे धीरे सभा का रूप विकसित होकर वर्तमान में मंत्रिपरिषद का ले लिया। और समिति एक प्रकार की वर्तमान में अपन संसद के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी प्रशासनिक संस्थाओं के इतिहास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान में जो प्रशासनिक संस्था है ना, वो मुख्य प्रकार अगर लोक प्रशासन तत्व के अकॉर्डिंग या लोक प्रशासन सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो प्रशासनिक संस्थाएं मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, लाइन एजेंसी एवं स्टाफ एजेंसी। लाइन एजेंसी क्या फील्ड में रहकर काम करती है, धरातल पर रहकर काम करती है, और मुख्य कार्य करती है। जबकि स्टाफ एजेंसी या लाइन एजेंसियों को सलाह एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है और ये मुख्यालय स्तर पर कार्य करती है। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से 2 संस्थाएं मानी गई है। लेकिन वर्तमान में अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? प्रशासनिक संस्थाओं के 4 प्रकार हैं। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं प्रशासनिक संस्थाएं होती क्या हैं, किसे कहते हैं, कार्य क्या करती हैं। तो सबसे सरल तरीका ये है कि प्रशासनिक संस्थाएं सरकार के विशेष कार्य करने के लिए संपादित की जाती है। जैसे कि अगर एक ही प्रकार की संस्था होगी, उससे अगर सारे कार्य करने दिए जाए तो कार्य में दोहराव आ सकता है, गड़बड़ी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जो विशेष कार्य होता है वो विशेष प्रकार की संस्थाओं को दे दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान में शिक्षा का कार्य शिक्षा विभाग करता है, रक्षा का कार्य रक्षा विभाग करता है, ठीक है ना, वित्त संबंधित कार्य वित्त विभाग करता है, कृषि संबंधित कार्य कृषि विभाग करता है। तो ये किस तरह की क्या प्रशासनिक संस्था ही है। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब अगर भारत में देखा जाए प्रशासनिक संस्थाओं के कितने 4 प्रकार हैं। भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले है संवैधानिक संस्थाएं, दूसरी है सांविधिक संस्थाएं, तीसरी है कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं, चौथी है सलाहकारी संस्थाएं। ठीक है ना, 4 प्रकार की संस्थाओं को अपन मोटे रूप में बांट सकते हैं। अगर संवैधानिक संस्थाएं की बात करें तो इसके बारे में जैसे नाम से पता चला संवैधानिक संस्था है, यानी जो संविधान के द्वारा जो स्थापित की जाती है, जिनका संविधान में वर्णन है, वह संस्थाएं संवैधानिक संस्था कहलाती है। और अगर लिखना चाहे अगर परिभाषा में तो लिख सकते हैं कि ऐसी प्रशासनिक संस्थाएं जिनका निर्माण या गठन संविधान के प्रावधान के अनुरूप किया गया हो और जिसके निर्माण का उद्देश्य संगठन कार्य आदि का वर्णन भी संविधान में किया गया हो, वे संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। और भारत की जो कुछ इनके एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है। तो क्या देखा जाए तो कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद आती है, विधायिका संसद, ठीक है, विधायिका यानी संसद, लोकसभा राज्यसभा आ गई, विधानसभा विधान परिषद आ गई, न्यायपालिका सारी, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार की जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सारी संस्थाएं क्या कहलाती है? ये सारी संस्थाएं क्या कहलाती है? संवैधानिक संस्थाएं। ये सारी संस्थाएं क्या कहलाती है? संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, दूसरी होती है सांविधिक संस्थाएं।
दूसरे प्रकार की जो संस्था है वो है सांविधिक संस्थाएं, ठीक है। इसको वैधानिक संस्थाएं भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट। यहाँ संवैधानिक एवं सांविधिक शब्द में आप अंतर समझे। संवैधानिक और सांविधिक में क्या है, वहाँ संवैधानिक यानी संविधान, ये है सांविधिक यानी विधि द्वारा बनाई गई संस्था है, ठीक है। तो इसके बारे में कह सकते हैं अपन कि ऐसी प्रशासनिक संस्थाएं जिनकी स्थापना या जिनका गठन संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम के द्वारा किया गया हो, सांवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। इन संस्थाओं की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है विशेष कार्यों या उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए की जाती है। यह एक पुराने ज़माने में जो विभागीय संरचनाएं थी वो विशेष प्रकार के कार्य नहीं कर पाती थी। उन कार्यों को करने के लिए विभाग का जो विशेष प्रकार के कार्य जो विभाग नहीं कर पाते, उन कार्यों को पूरा करने के लिए सांवैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया है। सामान्यतः ऐसी निकायों की स्थापना किसी विशेष प्रकार के कार्य में दक्षता, स्वतंत्रता, मितव्ययिता के उद्देश्य से की जाती है और इस प्रकार के प्रत्येक संस्था विधायी के द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती है। तो संबंधित मंत्री द्वारा संसद में इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। और भारत में निम्न प्रकार की संस्थाएं हैं जैसे कि सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता बोर्ड, रेलवे बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, लोकपाल, लोकायुक्त आदि। तीसरा है कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं। तीसरी है कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं। ये होती है ऐसी गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक, यानी जो ऊपर की जो दोनों कैटेगरी है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा जो संस्थाएं होती ना जिनकी स्थापना ना तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हुई है और ना ही विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम के अंतर्गत हुई है, इनकी स्थापना सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। और भारत में मुख्य रूप से पहले जो योजना आयोग था, राष्ट्रीय विकास परिषदें थी और वर्तमान में नीति आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल आदि। चौथा प्रकार है सलाहकारी संस्थाएं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो ऐसी संस्थाएं जो सलाह देने का कार्य करती है वह सलाहकारी संस्थाएं, जिनकी स्थापना ना तो संवैधानिक रूप तरह से हुई है, ना सांविधिक रूप से, ना कार्यकारी प्रावधानों के रूप में हुई है। यानी कि उपरोक्त तीनों के अलावा जिसका गठन किया जाता है वह सलाहकारी संस्थाएं कहलाती है। उसका मुख्य कार्य सलाह देना ही है। ये जिनको जो मामला सौंपा जाता है, जो कार्य सौंपा जाता है, उसके ऊपर ये सलाह प्रदान करती हैं। जैसे कि अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग, ये है तो संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये जो कार्मिक मामले में जब सलाह देती है ना तो ये सलाहकारी संस्था कहलाती है। यूजीसी उच्च शिक्षा मामले में जब सलाह देती है तो ये सलाहकारी संस्था कहलाती है, ठीक है। और वित्त आयोग केंद्र और राज्य के वित्त करों का बंटवारा करने के संबंध में जो सलाह देती है तो ये क्या कहलाती है, सलाहकारी संस्थाएं कहलाता है। इन सभी संस्थाओं को अलग कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती है जो सरकार से प्रत्यक्ष या इनके जो भी वर्गीकरण किया है इसमें सम्मिलित नहीं की जाती है। इन संस्थाओं का स्थापना सरकार द्वारा समय समय पर गठन किया जाता है और जब कार्य पूर्ण हो जाता था तो स्वतः ही इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।